ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज जो हमारी एमसीक्यू जो सीरीज है उसके लिए हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो देखो, जो हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू सीरीज में हम सभी एमसीक्यू को कंसीडर करते हुए यहाँ पे 100 से 150 क्वेश्चन के समथिंग कवर करेंगे, जिसमें कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ में यहाँ पे कंसेप्ट पे डिस्कस करूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो आपका सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को अपनी उस लिस्ट में कंसीडर करेंगे जो आपको इसमें सिक्योर जोन में लेके जाएगा एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द स्पाइरल मॉडल वॉज एम्प्लॉयड, व्हेन विल द स्पाइरल स्टॉप्ड। ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे तो स्पाइरल मॉडल कब स्टॉप हो जाएगा, मतलब कब तक काम करेगा और कब उसको स्टॉप किया जाएगा। तो देखो ध्यान रखना, स्पाइरल मॉडल की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो स्पाइरल मॉडल आपके जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है जिसका बजट भी ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट का, और साथ में यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है जिसमें रिस्क के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक फेज में रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से एक स्पेशल टास्क परफॉर्म की जाती है। इसका मतलब है कि जो इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, जहाँ के बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बजट के जो प्रोजेक्ट होते हैं और रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें स्पाइरल मॉडल का यूज किया जाता है। और स्पाइरल मॉडल का अगर मैं यहाँ पे आपको देखो, स्पाइरल मॉडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, मेनली इसको 4 टास्क में डिवाइड किया जाता है और यहाँ पे स्पाइरल ऐसे ही स्पाइरल करता रहता है। देखो ऐसे स्पाइरल करता रहता है। ठीक, अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर यहाँ पे रिस्क को क्या किया जाएगा, रिस्क को एनालाइज किया जाएगा, फिर यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फेज की प्लानिंग की जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्पाइरल जो घूमता है, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा जब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में, तब तक ये समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पाइरल तरह घूम रहा है। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि स्टॉप कब होगा, स्टॉप ये कभी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर देखो, व्हेन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज रिटायर्ड, व्हेन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज रिलीज आफ्टर बीटा टेस्टिंग। ये कह रहे हैं कि बीटा टेस्टिंग के बाद जब रिलीज किया जाएगा उसके बाद स्पाइरल मॉडल खत्म हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। व्हेन द रिस्क एनालिसिस कंप्लीटेड, जब रिस्क का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 लूप्स, नहीं, ये भी गलत है। ये कभी भी रिटायर नहीं होगा जब, देखो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है जब, मैं ये कह सकता हूं कि जब किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिटायर कर दिया जाता है तब आपका स्पाइरल मॉडल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्पाइरल मॉडल आपका एक स्पाइरल रूप में घूमता रहता है, ऐसे स्पाइरल घूमता रहता है। तो यहां पे क्या किया जाता है, जैसे सपोज करो यहां पे प्रॉब्लम को, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर यहाँ पे एक स्पेशल टास्क होती है रिस्क को एनालिसिस करने के लिए, फिर यहाँ पे क्या होता है, अपना डिजाइन बनता है, मतलब पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फेज की प्लानिंग कर ली जाती है, जो नेक्स्ट फेज होते हैं उसकी प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ पे ये आपका स्पाइरल घूमता रहता है, तो आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ जब प्रोडक्ट जब रिटायर्ड होगा उस टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और जो स्पाइरल मॉडल है इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके रिस्क से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आगे उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देखो आंसर देखो, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर, बिल्कुल सही बात है भाई, सॉफ्टवेयर होता है वो डेवलप किया जाता है, और इंजीनियर मतलब होता है कि ये एक पूरी पूरी टास्क के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपका पूरा होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वो क्या होता है, वो इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, अच्छा, इज नॉट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट है, ये भी आपका राइट है। सॉफ्टवेयर कैन बी कस्टम बिल्ड, बिल्कुल सही है भाई, कस्टम बिल्ड होता है सॉफ्टवेयर, अकॉर्डिंग टू यूजर के नीड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको बिल्ड किया जाता है, सही है। सॉफ्टवेयर डोंट वेयर आउट, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर आपका कभी भी, जैसे आपकी हार्डवेयर क्या हो जाता है, हार्डवेयर को नष्ट किया जाता है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर कभी भी नष्ट नहीं होता है, सही बात है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल मेंशन अबव, आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही है। तो सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग आपके 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टेस्टिंग टू एंश्योर द वेब ऐप। देखो एंश्योर द वेब ऐप प्रॉपर्टी और डेटाबेस, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टेस्टिंग के द्वारा जो आपकी वेब ऐप की जो प्रॉपर्टी है और डेटाबेस है उनको चेक किया जाता है। तो देखो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या जब भी हम कोई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, अगर मैं बात करूँ वेब ऐप की डेटाबेस के लिए, तो आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए वेब ऐप और डेटाबेस के लिए आपकी जो टेस्टिंग की जाती है उस टेस्टिंग का नाम होता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी। मतलब क्या होता है कि चेक किया जाता है कि आपका जो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है वो आपके वेब एप्लीकेशन पे और डेटाबेस के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, और उसके लिए आपका क्या जाता है, इंटर ऑपरेबिलिटी आपकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। देखो उसके अलावा जैसे कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग होती है, तो कंपेटिबिलिटी मतलब जब प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे तो कंपेटेबल है या नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब जैसे सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसको कितने यूजर यूज कर रहे हैं एट ए टाइम पे, और उसके बेस्ड पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह जैसे बड़े प्लेटफॉर्म है तो इनको क्या है, लाखों यूजर एक साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस टेस्ट करना। सिक्योरिटी, भाई कितना सिक्योर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो कॉन्टेक्स्ट मॉडल। तो देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मॉडल या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की बात करें जब भी आपके ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन बी शो बाय द डायग्राम। देखो ये कह रहे हैं कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल होता है, कॉन्टेक्स्ट मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में डायग्राम मतलब ड्राइंग करने के लिए आपके पास कौन सा डायग्राम होता है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आपसे बात करें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, जब भी आपसे बात करें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की, या फिर आपसे बात करें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आपसे बात करें कॉन्टेक्स्ट मॉडल की, तो देखो जो आपका DFD 0 होता है, जो आपका DFD लेवल 0 होता है, DFD लेवल 0 होता है उसे ही कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे DFD लेवल 0 में क्या किया जाता है, आपका जो सिस्टम होता है उसे सिंगल प्रोसेस के द्वारा सिस्टम की एक्सटर्नल एक्टिविटी को दर्शाया जाता है, और यहाँ पे DFD 0 आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मॉडल या डायग्राम। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कह रहा है इन स्पाइरल मॉडल ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द प्राइमरी डिटर्मिनेंट इन सेलेक्टिंग एक्टिविटी इन ईच इटरेशन। ये कह रहा है कि जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है, देखो स्पाइरल जो मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उसमें प्राइमरी डिटर्मिनेंट मतलब सबसे पहले प्रत्येक इटरेशन के लिए क्या एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो देखो ध्यान रखना, स्पाइरल मॉडल की विशेषता होती है कि ये हमेशा बड़े जो आपके बजट्स का जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे सपोज करो इसरो हुआ, DRDO हुआ, उसके लिए इसको डेवलप किया जाता है, और यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल टास्क परफॉर्म की जाती है प्रत्येक आपके इटरेशन में या प्रत्येक एक्टिविटी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रिस्क। तो ध्यान रखना स्पाइरल मॉडल स्पेशली रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सपोज ए क्लाउड कंटेंट सॉफ्टवेयर स्टैक सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो क्लाउड क्या दे रहा है आपको, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्या दे रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस मॉडल इज रेफर्ड एज, इस मॉडल को क्या कहा जाएगा। देखो समझो कि जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और जब आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको क्लाउड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो देखो ध्यान रखना, जैसे जनरली आप क्या करते हो, जैसे आपके गूगल्स के थ्रू, आप गूगल के थ्रू क्या करते हो, गूगल का एक्सेल सीट होती है, गूगल का वर्ड होता है, गूगल का प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट होता है, तो ये सारे के सारे आप गूगल के थ्रू डायरेक्टली इन पे अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। तो वो सारा क्या है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो आपकी टास्क क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है, ठीक है। अदर आपकी सर्विस की बात करें तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है, एक आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है, तो ये भी क्या होती है, क्लाउड की सर्विस होती है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड के द्वारा, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ए DFD दैट कैन बी यूज टू प्लान और रिकॉर्ड द स्पेसिफिकेशन मेकअप ऑफ ए सिस्टम। देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे DFD को यूज किया जा रहा है प्लान और रिकॉर्ड के लिए, द स्पेसिफिकेशन मेकअप ऑफ सिस्टम। देखो जब भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए DFD का यूज किया जाएगा तो हमेशा आपके DFD लेवल 2 की DFD यूज होगी। देखो समझो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझो, लेवल 0 की जो DFD होती है
उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इसका मतलब है कि वो आपको सिंगल प्रोसेस के द्वारा, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक आपका सिंगल प्रोसेस होता है, जैसे आपका एक सिंगल प्रोसेस होता है और उसके द्वारा जो एक्सटर्नल जो एक्टिविटी होती है उसको दर्शाया जाता है। सिंगल प्रोसेस के द्वारा एक्सटर्नल एंटिटी को दर्शाया जाता है किस में, लेवल 0 में, ठीक है, लेवल 0 में। अच्छा, ये तो आपका क्या होता है, लेवल 0 होता है। उसके बाद में लेवल 1 में क्या किया जाता है, यहाँ पे ये जो आपके सिंगल जो आपका प्रोसेस दर्शाया गया था, इस प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है और उसके साथ में डेटाबेस को इंक्लूड किया जाता है लेवल 1 में। उसके बाद में लेवल 2 में क्या किया जाता है, प्रत्येक सब प्रोसेस के लिए सेपरेट सेपरेट डेटाबेस को दर्शाया जाता है और हमेशा आपके सिस्टम की डिजाइन के लिए, अगर सिस्टम डिजाइन की बात करें, सिस्टम रिकॉर्ड की बात करें या प्लान की बात करें, तो आपके लेवल 2 डीएफडी का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लेवल 2 डीएफडी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे बग मीन्स, देखो यहाँ पूछ रहा है बग क्या होता है, तो देखो बग का मतलब आपको सिंपली सब जानते हैं क्या होता है, प्रोग्राम में जो आपके लॉजिकल एरर होती है, जो प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होती है उसे हम क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिकल एरर। आपके प्रोग्राम की जो लॉजिकल एरर है वो क्या हो जाएंगी, बग हो जाएंगी, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ए। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी विच एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ड इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कवर्ड एज ए पार्ट ऑफ। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी एंश्योर करती है, हमें बताती है कि जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, वो सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा है, ठीक है। तो एक देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं एसआरएस, ठीक है। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहला लीगली साइन डॉक्यूमेंट्स होता है कस्टमर और डेवलपर के बीच का। अब उसमें क्या किया जाता है, इस डॉक्यूमेंट्स के साथ में जब पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम या फिर मैं कह सकता हूं सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद में उसे एसआरएस के साथ में मैच किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस टास्क कहते हैं वैलिडेशन, वैलिडेट करना, इसको कहा जाता है वैलिडेशन, वैलिडेट करना, ठीक है। तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। एक होता है वेरिफिकेशन। तो देखो वेरिफिकेशन के अंदर आपकी टास्क परफॉर्म की जाती है कि जब प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट के द्वारा जब वो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो वहां पे चेक किया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सही से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में। तो आपका एक टास्क होती है कि प्रोडक्ट राइट, यहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट राइट, और यहां पे होता है राइट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट। तो देखो प्रोडक्ट राइट का मतलब है कि जब प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है प्रोडक्ट को, उस टाइम उसको चेक करना। और राइट प्रोडक्ट का मतलब होता है बनने के बाद उसे चेक करना है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बन पाया है या नहीं बन पाया। तो राइट आंसर हो जाएगा वैलिडेशन। और ये भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन पे आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राइट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट राइट में, इसके ऊपर बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना वेरिफिकेशन मतलब होता है प्रोडक्ट राइट और वैलिडेशन मतलब होता है राइट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको याद करने के लिए अच्छी ट्रिक है कि यहाँ पे वैलिडेशन वी तो दोनों में सेम है, उसके बाद ए यहाँ पे पहले आता है, तो इसका मतलब आप याद रखना राइट को आपको आगे रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इस पे जब क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इतना से ध्यान रखो कि वैलिडेशन में ये पहले है, राइट को पहले रखना है। ओके, अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चेक करते हैं, मेंटेनेबिलिटी नहीं, मेंटेनेबिलिटी आपकी क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी है ना, पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी नहीं, ये आपकी क्या होती है, ये भी क्या होती है आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। रोबस्टनेस नहीं, ये भी आपकी क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। आपसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूछा है, ठीक है। तो इनमें से तीनों क्या है, ये तीनों तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये तीनों आपकी कैसी है, देखो अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये तीनों आपकी कैसी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये आपकी तीनों नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबो, ठीक है। इसमें तीनों आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो
वार्नर डायग्राम के बारे में पूछा है, वार्नर डायग्राम अनेबल एनालिस्ट टू रिप्रेजेंट। तो देखो ध्यान रखना, एनालिस्ट के द्वारा, एनालिस्ट क्या होता है, आपका कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पर्सन होता है एनालिस्ट, ठीक है, जिसको की सारी एक्टिविटी की नॉलेज रखती है। जैसे आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपकी अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो आपका एक पोस्ट आती है ना, एसीपी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, एक पोस्ट आती है, तो उसके बारे में डिटेल से ऑलरेडी बता दिया है। तो एनालिस्ट देखो यहाँ पे वार्नर डायग्राम है, वो अनेबल करता है एनालिस्ट को किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हिरार्किक होती है, इन्फॉर्मेशन जो हिरार्किक होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वार्नर डायग्राम से। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हिरार्की मतलब है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपका प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो सारा का सारा फ्लो हम वार्नर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एनालिस्ट को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रेड, देखो रेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल स्टैंड फॉर, रेड का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। राइट आंसर देखो भाई कौन सा होगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन, ए राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्या होता है आपका, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में सेपरेट आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि रेड मॉडल कैसे काम करता है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, डिवाइडिंग ए प्रोजेक्ट इनटू सेगमेंट्स एंड स्मॉल यूनिट, ये कह रहा है एक प्रोजेक्ट है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया और स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया गया इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एनालिसिस डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। देखो क्यों किया गया है सेगमेंट्स या स्मॉल यूनिट डिवाइड किया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए, एनालिसिस डिजाइन को और प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ध्यान रखना जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को हमेशा हम डिवाइड करते हैं, सेगमेंट्स या मॉड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में। और मॉड्यूल्स में क्या किया जाता है कि आपकी जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना आपका क्या होता है, मॉड्यूलरिटी होती है। तो यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, इसको कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। इसका मतलब है कि आपकी एक लार्ज प्रॉब्लम है, उस लार्ज प्रॉब्लम को हमने क्या किया, स्मॉल प्रोजेक्ट प्रॉब्लम में क्या किया, डिवाइड कर दिया, और उसी अप्रोच कहते हैं मॉड्यूलरिटी अप्रोच। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म, देखो ध्यान रखना अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, तो आपकी एक टेस्टिंग होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ही पार्ट होता है कौन सा, अल्फा टेस्टिंग, अल्फा, और दूसरा कौन सा होता है, बीटा टेस्टिंग। तो देखो ध्यान रखना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, समझो एक बार। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, जो प्रोजेक्ट को डेवलप करती है, वो अपनी तरफ से फाइनलाइज कर देती है कि भाई हमारी तरफ से जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। लेकिन उसके बाद जिस कस्टमर ने उस प्रोजेक्ट को डेवलप करवाया है उस कस्टमर के अकॉर्डिंग वो कस्टमर खुद चेक करता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट है, ये डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। अच्छा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमेशा और हमेशा यूजर परफॉर्म करेगा जिसने प्रोडक्ट को डेवलप करवाया है, ठीक है। उसमें दो टास्क परफॉर्म की जाती है, एक तो होती है अल्फा टेस्टिंग और होती है बीटा टेस्टिंग। तो देखो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग दोनों ही यूजर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अच्छा, यूजर या क्लाइंट, ठीक है, जिसने प्रोजेक्ट डेवलप करवाया। अल्फा टेस्टिंग का एनवायरमेंट जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करती है उस सेम एनवायरमेंट में अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, लेकिन परफॉर्म क्लाइंट के द्वारा ही की जाती है। इसका मतलब जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को डेवलप करती है वो कस्टमर या क्लाइंट को क्या करती है, इनवाइट करती है कि भाई आप हमारे एनवायरमेंट में आके और जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है उसको आप टेस्ट कर सकते हो, उसे तो कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। दूसरा क्या होता है, बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर किया जाता है और कस्टमर को डिलीवर करने के बाद में कस्टमर अपने स्वयं के एनवायरमेंट में टेस्टिंग परफॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं कौन सी, बीटा टेस्टिंग। तो देखो ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग। आपने देखा होगा जनरली कि आपके कोई भी जब सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर रिलीज होता है उससे पहले उसका बीटा वर्जन रिलीज होता है। तो बीटा वर्जन में कंपनी करती क्या है, बीटा वर्जन में कंपनी आप सबसे चेक करवाती है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आपने जनरल देखा होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, कोई भी जब नई विंडो रिलीज करती है तो उससे पहले उसका बीटा वर्जन रिलीज करती है, ठीक है। तो बीटा वर्जन होता है आपके कस्टमर या क्लाइंट के एनवायरमेंट में टेस्टिंग, और अल्फा होता है डेवलपिंग एनवायरमेंट में टेस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो दोनों अल्फा और बीटा टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ही पार्ट होते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग
टेस्टिंग मेथड फोकस ऑन, देखो ध्यान रखना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, नाम से पता चलेगा ब्लैक बॉक्स। इसका मतलब है कि हमें जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है उसकी इंटरनल हमें स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता कि उसका इंटरनल बिहेवियर कैसा है। इंटरनल बिहेवियर को नहीं जानते हुए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। उस टेस्टिंग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। तो देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, कुछ एक इनपुट केसेस होते हैं, उनको हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसके बेस्ड पे हम आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे बिना इंटरनल फंक्शनलिटी को जाने टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, जिसमें हम फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो हमारा सिस्टम है ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। नहीं भाई, बाउंड्री कंडीशन तो कैसे टेस्ट करोगे, उसके लिए तो आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द, देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है कि आपकी क्या होती है, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है उन सभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा, आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूल। देखो मॉड्यूल की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ध्यान रखना, जो आपका सिस्टम होता है उसको जिसको डेवलप किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो आपकी स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाए और उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के बाद आपका सिस्टम डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे आपके जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं उसकी जो मेन जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सारे के सारे मॉड्यूल क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे के सारे मॉड्यूल। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। उसके बाद ये कह रहा है लो कोहेरेंस, हाई कपलिंग, मल्टी फंक्शनल। तो देखो अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, उसके बाद में कोहेरेंस कपलिंग के बारे में आपको सेपरेट बताऊंगा कि आपकी कोहेरेंस क्या होती है, कपलिंग क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो मॉड्यूल्स के बीच में फंक्शन क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, एक होता है एक दूसरे मॉड्यूल कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी टास्क आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवर होगा उसमें बताऊंगा। Which one of the following is not a desired in the good software requirement specification? SRS। देखो ये कह रहा है कि SRS के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, आपका SRS डॉक्यूमेंट्स क्या होता है इसके बारे में समझो। SRS आपका डॉक्यूमेंट्स होता है कि जब भी किसी सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो क्लाइंट या जो कस्टमर उस सिस्टम को डेवलप करवा रहा है उससे उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। उस रिक्वायरमेंट्स को पूछने के बाद जहाँ पे सभी रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स कहते हैं SRS। SRS एक पहला डॉक्यूमेंट्स होता है जो क्लाइंट और डेवलपर के बीच में लीगली साइन डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके अंदर सभी फंक्शनल सभी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को शामिल किया जाता है और क्लाइंट्स को बताया जाता है कि आपका जो सिस्टम डेवलप होगा वो आपका सिस्टम इस टाइप से ऐसे डेवलप होगा। तो उस डॉक्यूमेंट्स कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट्स। तो SRS डॉक्यूमेंट्स में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो ध्यान रखना, SRS डॉक्यूमेंट्स में फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड की जाती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड की जाती है और गोल को भी इंक्लूड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं गोल को इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन नहीं, ये ऐसा नहीं किया जाता है। जो SRS होता है उसमें एल्गोरिथम वगैरह को नहीं लिखा जाता है, ये बाद की टास्क होती है। SRS डॉक्यूमेंट्स होता है जो पहला लीगली साइन डॉक्यूमेंट्स होता है क्लाइंट और डेवलपर के बीच का। तो उसमें क्या होता है, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, गोल आदि को डिफाइन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी तीनों डिफाइन की जाती है, एल्गोरिथम आपकी डिफाइन नहीं की जाती। ओके, नेक्स्ट देखो आप, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नीड परफेक्टिव मेंटेनेंस। देखो यहाँ पे एक होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जब भी आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके लंबे समय तक चलने के लिए अगर उसमें कुछ नया फीचर ऐड किया जाता है, न्यू फीचर ऐड करने के बाद में वो आपका प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, इसी कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो राइट आंसर देखो, वेरीफाई बग्स नहीं, बग्स को वेरीफाई करना नहीं, करेक्टिव होता है। व्हेन द कस्टमर नीड टू प्रोडक्ट टू रन ऑन द न्यू प्लेटफॉर्म नहीं, न्यू प्लेटफॉर्म का अडेप्टिव होता है। फिर आपका होता है सपोर्ट द न्यू फिक्चर दैट द यूजर वांट टू इट सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है कि यूजर जब नया कोई फिक्चर उसमें ऐड करता है तो उसके लिए जो आपके जो मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है वो आपकी क्या होती है, परफेक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग DFD लेवल डेपिक्ट्स द एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम एज ए वन डायग्राम। देखो कह रहे हैं कि आपके कंप्लीट सिस्टम को एक डायग्राम में कंसीलिंग ऑल द अंडरलाइंग डिटेल। देखो ये कह रहा है कि आपका जो भी आपका
डीएफडी है वो आपके सारे के सारे सिस्टम को सिंगल डायग्राम में दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका एक लेवल 0 का डीएफडी बनता है, लेवल 0 डीएफडी। तो लेवल 0 का जो डीएफडी बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। और जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है वो क्या होता है? कंप्लीट सिस्टम का, आपका पूरा पूरा जो सिस्टम होता है उसको सिंगल प्रोसेस से दर्शाता है और सिंगल प्रोसेस के थ्रू उसकी इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटी को दर्शाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, लेवल 0 डीएफडी, ठीक है। उसके बाद देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन, देखो मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब आपके सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करके डिजाइन किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डिजायरेबल, मतलब इनमें से कौन सी जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, डिजायरेबल है, ठीक है, योग्य है। अच्छा, हाई कोहेंशन एंड हाई कपलिंग, देखो हाई कोहेंशन तो ठीक है लेकिन हाई कपलिंग नहीं होना चाहिए, तो गलत है, हाई कपलिंग नहीं होना चाहिए। हाई कोहेंशन एंड लो कपलिंग, देखो कोहेंशन तो हाई होना चाहिए बट कपलिंग आपकी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब देखो समझो कि कोहेंशन क्या होता है और कपलिंग क्या होती है। देखो कोहेंशन होता है कि जब भी आपका, देखो आपके सपोज करो एक मॉड्यूल से, आपका पर्टिकुलर एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये आपके मॉड्यूल 1 है, उसके बाद आपका ये क्या है? एक आपका मॉड्यूल 2 है, उसके बाद ये क्या आपका? ये आपका मॉड्यूल 3 है, ये आपका मॉड्यूल 3 है। अब देखो मॉड्यूल्स के बीच में जो फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल्स के बीच में जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस के द्वारा डेटा को एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनमें डेटा को एक्सचेंज करने की जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसको हम कहते हैं कोहेंशन, ठीक हो। तो देखो यहाँ पे जो आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो आपके फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? हाई कोहेंशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे पे क्या होने चाहिए? हाईली मतलब डिपेंडेंट होने चाहिए, कि मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शन है वो प्रॉपरली डेटा को एक्सचेंज करने चाहिए और वो सारे के सारे जो आपके फंक्शन है वो मिलके किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर के फंक्शन तो आपके क्या होने चाहिए? हाईली कोहेंशन होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद कपलिंग क्या होती है? कपलिंग होती है कि इन मॉड्यूल्स के बीच में, कपलिंग का मतलब है कि मॉड्यूल्स के बीच में, एक दूसरे मॉड्यूल्स के बीच में जो आपके डेटा का फ्लो और जो कंट्रोल का फ्लो होता है उसे कहते हैं कपलिंग। तो देखो ध्यान रखना, मॉड्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क करने चाहिए, तो मतलब कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। मॉड्यूल्स आपके क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वर्क करते हैं, तो कपलिंग हमेशा आपके कम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इन टेस्टिंग फेज द एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अप टू, देखो ये कह रहा है टेस्टिंग फेज में अप टू कितना एफर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जनरली क्वेश्चन बनता नहीं, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको टेस्टिंग फेज होती है उसमें अप टू 50% फेज को यहाँ पे अप टू 50% डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। किसमें? टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग में जो मैक्सिमम जो एफर्ट्स लगता है वो आपका क्या होता है? 50% होता है। देखो ध्यान रखना, टेस्टिंग बहुत ही बड़ी आपकी टास्क होती है और टेस्टिंग ही वो टास्क होती है जो आपके प्रोजेक्ट को, या कह सकता हूं कि आपके सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई भी नई कार लॉन्च की जाती है उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, और उसकी टेस्टिंग के बेस पे उसे रेटिंग मिलती है। तो रेटिंग कैसे मिलती है? कि ये कार कितनी सेफ है, उसके बेस पे उसे रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो कोई भी जो आपका सिस्टम डेवलप होता है उसको टेस्टिंग, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है टेस्टिंग, और अप टू यहाँ पे एफर्ट्स 50% तक लगा सकते हैं टेस्टिंग में। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ, देखो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है उसको और क्या कह सकते हैं? आल्सो नोन एज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका एसआरएस जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स में डिफाइन क्या होता है? जब भी कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट को डेवलप करवाता है तो क्लाइंट के द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट बताई जाती है, और उस रिक्वायरमेंट के बेस्ड पे जो डेवलपर होता है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, और उस डॉक्यूमेंट्स कहते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में जो क्लाइंट होता है उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ में उसका जो गोल होता है उसको डिफाइन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे इसको दूसरा और क्या कह सकते हैं उसके पूछा है, तो ये कह रहा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है उसके लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब है
कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो आपका दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मतलब हमें सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब एसआरएस बनाया जाता है तो आपके क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, सिस्टम के बारे में। लेकिन और इसी टाइप से आपका क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, जिसमें कि सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं होती है और उसके बाद में कुछ इनपुट केसेस के बेस पे आउटपुट प्राप्त किए जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिलीवरेबल ऑफ द स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिजाइन। तो ये देखो ध्यान रखना, आपको कह रहा है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस। देखो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस का मतलब होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है एनालिसिस फेज, और एनालिसिस में कह रहा है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस में इनमें से कौन सा डिलीवर नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखना डेटा फ्लो डायग्राम, इसका मतलब कहता है डीएफडी। तो ये तो इंपॉर्टेंट फेज है भाई, ये तो आपका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिजाइन में होता है। अच्छा, प्रोटोटाइप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। तो देखो ये आपका होता है ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशन ईआर डायग्राम। तो देखो जो ईआर डायग्राम होता है और डेटा डिक्शनरी होती है और जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है, ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस में इंक्लूड किया जाता है। जो आपका प्रोटोटाइप मॉडल होता है वो आपका डिलीवर नहीं होता है, मतलब ये आपके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस होता है उसमें आपके क्या डिलीवरेबल नहीं होता है ये। ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब होता है कि कस्टमर को कुछ डमी बना के देना, जिस कस्टमर जो भी सिस्टम को डेवलप करवाना चाह रहा है उसकी डमी उसको प्रोवाइड करना, वो आपका क्या होता है, प्रोटोटाइप फेज होता है। तो वो आपका फेज पहले ही डिसाइड कर ले जाता है, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट कस्टमर प्रॉपरली नहीं बता पाता तो उसके लिए एक डमी तैयार की जाती है, तो ये टास्क पहले परफॉर्म कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बनते हैं, जिसमें आपकी तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट टास्क होती है, जैसे डीएफडी हो गया, एंटी रिलेशनशिप हो गया, डेटा डिक्शनरी हो गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आपकी डीएफडी डिजाइन होती है तो उसके साथ में डेटा डिक्शनरी जरूर बनाई जाती है। ठीक है, ओके। If a customer is to be involved in all phase of the software development, which software model can be selected? ये कह रहे हैं कि जब कस्टमर सारे फेज में इन्वॉल्व होता है, सभी फेज में इन्वॉल्व होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर बात करूं मैं ऑप्शन की, तो पहला है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मतलब होता है कस्टमर को प्रोटोटाइप बना के देना, मतलब उसको कुछ डमी बना के देना। तो इसमें तो कस्टमर को खुद को ही नहीं पता कि मुझे क्या बनवाना है, तो उसको हम डमी बना के दे रहे हैं, तो इसमें तो कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि कस्टमर खुद ही क्या है, कन्फ्यूजन है, तभी प्रोटोटाइप मॉडल को यूज किया जाता है। दूसरा वाटरफॉल मॉडल, बहुत पहले समय में यूज होता था, सबसे पहले जो मॉडल आया था वाटरफॉल मॉडल होता था, क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल होता है, जिसको आज के दिन यूज भी नहीं किया जाता है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे तो एक फेज के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे फेज पे मूव करते हैं, और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल होता ही नहीं है। कस्टमर से रिक्वायरमेंट पूछ जाती है, उसके बाद में कस्टमर को लास्ट में जब प्रोजेक्ट बन जाता है, जब आपका सिस्टम बन जाता है, तब उसको डिलीवर किया जाता है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होता। तीसरा होता है रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिल्कुल ये सही है। जो आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो मॉडल होता है, उसमें आपके सभी फेज में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे फेज में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है, रैड मॉडल में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की गोल नहीं होती है, इसका मतलब है कि आपको बताना है कि इनमें से टेस्टिंग की, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग गोल नहीं होती है। फेलियर डिटेक्शन, भाई बिल्कुल ये तो किया जाता है, फेलियर डिटेक्शन पता लगा जाता है। फॉल्ट डिटेक्शन, बिल्कुल भाई फॉल्ट डिटेक्शन पता लगा जाता है। साइज रिडक्शन, साइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एरर डिटेक्शन ये भी किया जाता है। तो देखो टेस्टिंग का मतलब होता है फेलियर को, जो भी जैसे आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसके फेलियर को पता लगाना, उसके फॉल्ट को पता लगाना, उसके एरर को पता लगाना, ये तो सारा टास्क परफॉर्म की जाती है किसमें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। लेकिन आपके साइज को रिडक्शन ऐसा कुछ नहीं किया जाता, साइज का रिडक्शन नहीं किया जाता आपके टेस्टिंग में। ये सारी की सारी एक्टिविटी आपके पहले परफॉर्म हो चुकी होती है, ये आपके नहीं की जाती। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन की सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, इसमें आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप ये क्वेश्चन है इनके कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। तो आपको एक टास्क दी जा रही है मेरे द्वारा आज कि आपके जो ये सीरीज चल रही है इसमें मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर से बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और मुझे अगली जो नेक्स्ट जो आपकी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो कौन सी एमसीक्यू सीरीज पे स्टार्ट करना है, और साथ में
जो मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर डिजाइन किया गया है वो मॉडल पेपर भी आपको मार्केट में जल्दी से जल्दी अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ये जो सेशन आपका चलता है इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो एक छोटी सी टास्क दी जा रही है आपको कि मुझे आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको एमसीक्यू सीरीज कैसी लग रही है, और इसके बेस्ड पे मुझे आपको ये भी बताना है कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल करवानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।